एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की जो वीडियो है हमारी दैट इज पावर्ड बाय अल्फा एंड आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हैश मैप एक्चुअली होता क्या है। अब अगर हैश मैप्स की बात करें तो इससे पहले हैशिंग के टॉपिक के अंदर हमने हैश सेट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है हैश मैप। इसका जो रियल लाइफ मैप्स होते हैं उससे आज सच कोई लेना देना नहीं है, ये अलग तरीके का मैप होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे कि ये जो हैश सेट हैश मैप इनकी हम बात कर रहे हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होते हैं जावा में, एंड उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर इनके काफी सारे हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं हैश मैप होता क्या है, उसे क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, एंड साथ के साथ उसमें से रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, प्लस उसे आइटरेट कैसे करते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट स्टोर कर दिए हमने इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उनको हम एक एक करके देखेंगे कैसे एक्सेस कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हैश मैप होता क्या है। हैश मैप जावा के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक होती है हमारी की एंड उसी की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारी होती है वैल्यू। ऐसे सिनेरियोज जहां हमें पेयर्स स्टोर करने होते हैं, पेयर्स मतलब जोड़ा, मतलब एक की होगी एक वैल्यू होगी, तो दो वैल्यू का अगर हमें जोड़ा, दो वैल्यू का पेयर कहीं भी स्टोर करना है जावा के अंदर तो वहां हम हैश मैप्स का यूज करते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगे, मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो रोल नंबर की अपनी एक टेबल होगी और वो टेबल कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास रोल नंबर हो सकते हैं। मेरा रोल नंबर जैसे 64, फिर 65, 66, 78, 79, ये थोड़े से जम्बल्ड रोल नंबर्स हैं, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसका। और हर रोल नंबर के लिए हमारे पास एक नेम है। मान लीजिए यहाँ पे नेम आ जाता है श्रद्धा, यहाँ पर नेम आ जाता है रजत, यहाँ नेम आ जाता है अमन, यहाँ नेम आ जाता है खुशी, यहाँ नेम आ जाता है प्रिया। तो इस तरीके से बहुत सारे नेम्स हैं जो एक के बाद आ रहे हैं। अब ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक वैल्यू है ये बन जाएगी हमारी की यानी ये हमेशा यूनिक होगी। हमारे जो रोल नंबर्स होते हैं क्लास के अंदर वो सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं और इस की के पूरे कॉलम में हर की के लिए हमारे पास एक वैल्यू होगी। हो सकता है ये वैल्यू यूनिक ना हो, यानी रोल नंबर 64 और 65 दोनों का नाम श्रद्धा भी हो सकता है। हमारी क्लास में दो बच्चे हो सकते हैं जिनका सेम नाम हो, लेकिन रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। तो हैश मैप के अंदर हमारी जो की होती है वो हमेशा यूनिक रहती है और हमारी जो वैल्यू होती है वो सेम भी हो सकती है, वो यूनिक भी हो सकती है। मल्टीपल कीज के लिए हमारी सेम वैल्यू भी हम इंसर्ट करते हैं और मल्टीपल कीज के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ एक की हो गई एक वैल्यू हो गई, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हैश मैप में। इसका एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारे पास घर में गाड़ी होती है, बाइक होती है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल भरवाने जाते हैं। तो हो सकता है हम फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल की भी एक टेबल बनती है प्राइसेस की, जिसमें मान लीजिए सबसे पहला आ जाता है हमारा सीएनजी का जो प्राइस है वो मान लीजिए 70 रुपीज़ चल रहा है। फिर आ जाता है हमारे डीजल का प्राइस, वो 80 रुपीज़ चल रहा है। पेट्रोल का प्राइस आ गया, वो 90 रुपीज़ चल रहा है। तो जो फ्यूल है वो हमेशा यूनिक की होंगे, एक यूनिक की के लिए हमारा प्राइस अलग हो सकता है। तो जो फ्यूल है वो बन जाएगा हमारा की एंड जो प्राइस है वो बन जाएगा हमारा वैल्यू। अब ये जो की है ये हमेशा यूनिक रहेगी, मतलब सीएनजी एक ही बार आएगा, डीजल एक ही बार आएगा, पेट्रोल एक ही बार आएगा। इनके जो प्राइसेस हैं हर किसी के लिए अपना अलग प्राइस होगा। अब कल को ऐसा हो सकता है कि डीजल और पेट्रोल का प्राइस बहुत हाईली अनलाइकली है, पर मान लीजिए सेम हो गया, डीजल भी बढ़कर 90 रुपीज़ हो गया, पेट्रोल भी 90 हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, डीजल का नाम डीजल, पेट्रोल का नाम पेट्रोल ही रहेगा, की हमेशा यूनिक रहेगी। और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने कंट्रीज के नाम ले लिए, तो हमारी कंट्री जैसे हो गई है इंडिया का, हमने नाम लिख दिया एज अ की, दिस इज माई की, दिस इज माई वैल्यू। तो यहां हम लिख सकते हैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को। इंडिया की मान लीजिए कुछ 120 CR पॉपुलेशन हो गई। दूसरी कंट्री हम लिख सकते हैं चाइना की, हम मान लीजिए 150 CR पॉपुलेशन लिख देते हैं। यूएस की हम 30 CR पॉपुलेशन लिख देते हैं। इस तरीके से कंट्रीज आ जाएंगी, पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ चाहे तो इस पॉपुलेशन की जगह वैल्यू के अंदर हम उनकी कैपिटल स्टोर कर सकते हैं।
जैसे इंडिया के लिए हम कैपिटल लिख देंगे न्यू दिल्ली को, चाइना के लिए बीजिंग हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल्स भी आ सकती हैं एज वैल्यूज। तो पेयर्स होने चाहिए, जहां पे भी आपको पेयर दिख गए पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर जावा में, वहां हमें क्या यूज करना है, वहां हमें हैश मैप यूज करना है। अब देख लेते हैं हैश मैप को क्रिएट कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे अपनी क्लास बनाई हुई है हैशिंग के नाम से और फिर बनाया अपना मेन फंक्शन। हैश मैप को इंप्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.hashmap को। तो ये हैश मैप हमारी क्लास है जिसकी हेल्प से हम हैश मैप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और पूरे के पूरे मैप्स को इंप्लीमेंट करते हैं। पर क्योंकि हम बहुत सारी और चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, मतलब सेट्स को भी यूज़ करेंगे, अभी आइटरेटर को भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ स्टार कर देते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही ले लेते हैं यूटिलिटी पैकेज की। तो हैश मैप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हैश मैप, और जो सिंटैक्स होने वाला है इसके क्रिएशन का वो बहुत सिमिलर होगा जैसे कि हमारे हैश सेट को क्रिएट करने का सिंटैक्स था। उसके बाद लिखेंगे कि हमारे की का क्या टाइप है। हमारी जो की है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने कंट्री की पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे जो हमारी कंट्री का नाम हो जाएगा वो हो जाएगी हमारे लिए हमारी की, विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड जो पॉपुलेशन होगी वो बन जाएगी हमारे लिए हमारी वैल्यू विच इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो सबसे पहले की का टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप, उसके बाद लिखेंगे अपनी वैल्यू का टाइप विच इज इंटीजर टाइप। फिर हम लिखने वाले हैं अपने मैप का नाम। इसको मैं हैश मैप भी लिख सकती हूँ, इसको मैं HM भी लिख सकती हूँ, इसको मैं मैप भी लिख सकती हूँ। मैं मैप लिख रही हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल आपको नाम लिखे, या हम इसको कंट्री इन्फो भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए हम जनरल मैप की बात कर रहे हैं तो मैं इसको मैप लिख देती हूँ। इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ध्यान देना है कि हैश मैप के अंदर H भी कैपिटल है, M भी कैपिटल है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर M स्मॉल लिख देंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक हैश मैप को क्रिएट कर लिया है, और अभी ये मैप क्या है, अभी ये मैप खाली है। इसके अंदर मुझे एक एक करके क्या करना पड़ेगा, अपने कीज एंड वैल्यूज के पेयर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन के अंदर एक एक करके की वैल्यू पेयर्स को हम इस मैप के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करते हैं मैप डॉट पुट की हेल्प से। तो इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं उसका नाम है मैप डॉट पुट। पुट यानी ऐड कर देना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपनी की का नाम। की में मान लीजिए मैंने डाला इंडिया, एंड फिर इंडिया की पॉपुलेशन विच इज़ 120। उसके बाद मैंने डाल दी दूसरी कंट्री, लेट्स सपोज इट इज़ US। फिर US की मैंने पॉपुलेशन डाल दी है। उसके बाद मैंने डाल दी तीसरी कंट्री, चाइना ले लेते हैं इसको, फिर मैंने डाल दिया चाइना की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से कीज एंड वैल्यूज के पेयर्स मैंने एक एक करके इंसर्ट कर दिए अपने मैप के अंदर, और अब मैं अपने मैप को करवा लेती हूँ प्रिंट। तो system.out.println और सिंपली मैंने लिख दिया मैप। तो टर्मिनल के अंदर सबसे पहले मेरे मैप के अंदर चाइना वाली जो की वैल्यू पेयर है वो प्रिंट हुआ, फिर US वाला प्रिंट हुआ, फिर इंडिया वाला प्रिंट हुआ। अब मेरा जो इंसर्शन का ऑर्डर था, यानी सबसे पहले तो मैंने इंडिया डाला था, फिर US डाली थी, फिर चाइना वाला पेयर डाला था, पर ये जो ऑर्डर प्रिंट हुआ है ये कंप्लीटली अलग है। तो हैश मैप्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड मैप्स होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है आपने कोई पेयर पहले डाला तो वो पहले ही प्रिंट होगा, वो हो सकता है बाद में प्रिंट हो, वो हो सकता है पूरे रिवर्स फैशन में ही प्रिंट हो, जम्बल्ड फैशन में प्रिंट हो। तो बिल्कुल अनऑर्डर तरीके से काम करता है, जैसे कि हमारे हैश सेट अनऑर्डर तरीके से काम करते हैं। अब पुट के अंदर मान लीजिए मैं एक ऐसी की को दोबारा रीइंसर्ट करने की कोशिश करूं जो ऑलरेडी मेरे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे लिखूंगी मैप डॉट पुट। मान लीजिए चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है अब, तो मैंने लिखा चाइना 180। इसको मैंने कर लिया सेव, एंड उसके बाद मैं दोबारा से अपने मैप को प्रिंट करवाऊं तो क्या होगा, मैंने अगर दोबारा से रीइंसर्ट किया अपनी की को तो उस की के करस्पॉन्डिंग जो मेरी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। यानी अगर पहले से मेरी की एग्जिस्ट करती है तो उसको मैं दोबारा रीइंसर्ट करूं पेयर को तो वो वैल्यू अपडेट कर देगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो उसके लिए हमारे पास नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इंसर्ट फंक्शन होता है मैप्स के अंदर, यानी मैप डॉट पुट जो फंक्शन होता है, इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है कि की मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक केस बनता है कि डजंट एग्जिस्ट। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उस केस में क्या होता है, वैल्यू मेरी अपडेट हो जाएगी, अपडेट वैल्यू। पर अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, न्यू पेयर इज इंसर्टेड। तो ये दोनों केसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी की पहले से मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं।
नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा सर्च ऑपरेशन। इसको हम सर्च कह सकते हैं या इसको हम लुकअप ऑपरेशन भी कह सकते हैं। लुकअप करना यानी देखना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैप के अंदर दो तरीके के सर्च ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला तो ये चेक करना कि कोई की मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं मैप डॉट कंटेन्स की। तो कंटेन्स की लिखकर हम उसके अंदर उस की वैल्यू डालेंगे जिसके लिए हम चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है मेरे मैप के अंदर चाइना नाम की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये मैप डॉट कंटेन्स की ट्रू रिटर्न करेगा अगर एग्जिस्ट करती होगी, फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले चेक करूँ चाइना के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रेजेंट इन द मैप, की इज प्रेजेंट इन द मैप। और इसका एल्स केस होगा की is not present in the map। इसको हम कर लेते हैं सेव एंड एक बार रन। तो क्या प्रिंट हुआ, मेरे लिए चाइना को उसने लुकअप किया, उसके लिए सर्च किया मैप के अंदर और प्रिंट हुआ है की इज प्रेजेंट इन द मैप। पर यहीं चाइना की जगह अगर मैं इंडोनेशिया कर देती और इसको अगर मैं सेव करके रन करूं तो मेरे लिए प्रिंट होगा की इज नॉट प्रेजेंट इन द मैप, क्योंकि मैंने इंडोनेशिया नाम की कोई की अपने मैप के अंदर कभी डाली ही नहीं। अब मुझे अगर अपनी की मिल गई, अगर मैंने सर्च कर लिया कि की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, पर अब मुझे की के साथ वाली वैल्यू भी चाहिए कि मैप के अंदर इस की के साथ कौन सी वैल्यू है। तो उस केस में दूसरा फंक्शन आता है जो होता है हमारा गेट फंक्शन। तो मैं सिंपली लिखूंगी मैप डॉट गेट, फिर की का नाम। मान लीजिए चाइना के लिए, चाइना जो मेरी की है मैप के अंदर, इस की के लिए कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस वैल्यू को मुझे गेट करना है। एक ये केस ले लेते हैं जिस केस में मेरी जो की है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरा केस ये ले लेते हैं अगर मैं मैप डॉट गेट इंडोनेशिया कर दूं, यानी एक ऐसी की जो मेरे मैप में नहीं एग्जिस्ट करती, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा। इसको कर लेते हैं सेव, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ, चाइना के लिए जो वैल्यू आई वो आई 180, पर इंडोनेशिया के लिए सिंस की एग्जिस्ट नहीं करती तो वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में प्रिंट हुआ है मेरे लिए नल। तो यहाँ पर डॉट गेट के भी दो केसेस बन जाते हैं। सबसे पहला केस जो डॉट गेट के अंदर आता है वो होता है कि क्या मेरी की एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में मेरे लिए प्रिंट हो जाएगी मेरी वैल्यू। दूसरा केस डॉट गेट फंक्शन के लिए आता है कि की डजंट एग्जिस्ट, उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रिंट होगा मेरे लिए नल। और डॉट कंटेन्स की के लिए अगर की एग्जिस्ट करती है तो उस केस में प्रिंट हो जाएगी ट्रू, और की अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। तो ये दो फंक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हम लुकअप करते हैं, हम सर्च करते हैं किसी भी की या किसी भी वैल्यू के लिए अपने मैप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक हैश मैप के अंदर जितने भी पेयर्स हमने ऐड किए हैं उन पर हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं, यानी एक के बाद एक उन पर ट्रवर्स कर हम उनकी वैल्यूज को प्रिंट कैसे करवाते हैं। अब हैश मैप के अंदर आइटरेशन से पहले हम एक अलग तरीके के फॉर लूप के बारे में सीखते हैं। आज तक हमने जितने भी फॉर लूप्स लिखे हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक आइटरेटर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आई मेरा आइटरेटर है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस। आज तक हम इस तरीके के लूप्स को लिखते आए हैं। इसी सेम फॉर लूप को लिखने का एक अलग तरीका होगा कि हम लिखें फॉर और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू ले लें, फिर लगाएं कोलन एंड फिर लिखें अपने कलेक्शन का नाम। तो इस तरीके के एक अलग फॉर्मेट, एक अलग सिंटैक्स होता है फॉर लूप्स को लिखने का, जो हम कलेक्शंस के ऊपर यूज करते हैं। कलेक्शंस कहने का मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स या बंच ऑफ वैल्यूज को अगर आप आइटरेट करना चाहते हैं तो फिर हम दूसरे टाइप का फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एरे लिया है। इस एरे के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब पहला तरीका इस पर फॉर लूप लगाने का ये होगा कि मैं इसके इंडेक्स के बेसिस पर एक एक एलिमेंट पर जाऊं, यानी इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इस तरीके से मैं इसके इंडेक्स को एक एक करके बढ़ाऊं और फिर ए आर आर ऑफ आई यानी इंडेक्स के पर लिखी हुई वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊं। पर इसी चीज को अगर मैं सेकेंड फॉर्मेट में लिखना चाहूंगी तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि मैं लिखूं फॉर इंट वैल्यू फिर कोलन एंड उसके बाद अपने एरे का नाम।
इस एरे का नाम मैंने रखा है ARR। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं फॉर इंट वैल्यू कोलन ARR, तो क्या होगा, इंडेक्स की जगह डायरेक्टली मैं एक एक करके एरे की वैल्यूज को एक एक करके ट्रवर्स कर पाऊंगी। और मेरे जो फॉर लूप के अंदर अगर मैं प्रिंट करवाऊं अपनी इस वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वेरिएबल, तो इसके अंदर इंडेक्स नहीं आएगा, इसके अंदर डायरेक्टली इस एरे की वैल्यूज आएंगी। इसको एक बार कोड करके भी देख लेते हैं कि ये वाला फॉर लूप का सिंटैक्स काम कैसे करता है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइनों को कर लेते हैं कमेंट आउट। उसके बाद हम बनाते हैं अब एक एरे, इंट एरे इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा 12, 15 एंड 18। तो इस तरीके से मैंने इन 3 वैल्यूज के साथ अपना एक एरे बनाया। अब पहला तरीका जो हम हमेशा से देखते आए हैं वो ये होगा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगी, एक एक करके प्रिंट करवाऊंगी अपनी वैल्यूज को, ARR ऑफ i एंड देन स्पेस। अब इसी सेम चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये होगा कि मैं लिखूं फॉर इंट वैल्यू कोलन एंड उसके बाद अपने एरे का नाम। तो एक तरीके से एरे मेरा एक कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर्ड हैं, और उसमें से अब मैं एक एक करके वैल्यूज को निकालना चाहती हूँ, और वो निकल कर कहाँ स्टोर होंगी, वो स्टोर होंगी इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, फिर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगी। मैं यहाँ लिखूंगी वैल प्लस स्पेस एंड लास्ट में नेक्स्ट लाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट जो तरीका था प्रिंट करवाने का उससे भी 12, 15, 18 प्रिंट हुआ, सेकंड जो तरीका था उससे भी 12, 15, 18 प्रिंट हुआ। डिफरेंस बस ये था कि फर्स्ट तरीके में मैंने एक आइटरेटर आई को यूज किया जिससे इंडेक्स वैल्यू को अपडेट किया, सेकंड तरीके में मैंने डायरेक्टली एरे से वैल्यू उठा ली, इस बार मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है। तो यही सेम तरीका है जो सेकंड वाला तरीका है, इसको यूज करके हम एक मैप को आइटरेट करेंगे जहां कलेक्शन के अंदर डिफरेंट पेयर्स हैं। एक बार में हैश मैप से एक पेयर निकलेगा, फिर अगला पेयर निकलेगा, फिर उससे अगला पेयर निकलेगा। तो इस तरीके का हम एक फॉर लूप लगाएंगे। अब फॉर लूप लगाने का जो सिंटैक्स होता है हैश मैप के अंदर वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर मैंने लिखा है मैप डॉट एंट्री, फिर मैंने लगाए अपने एंगुलर ब्रैकेट्स जिनके अंदर लिखा है इंटीजर। ये इंटीजर मेरी की वैल्यू को दिखाता है, ये इंटीजर मेरी वैल्यू के टाइप को दिखाता है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ, अगर मेरा कंट्रीज एंड पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे की का डेटा टाइप आएगा, यहाँ पर वैल्यू का डेटा टाइप आएगा। फिर मैं लिखूंगी ई फॉर एलिमेंट एंड फिर कोलन लगाकर मैं बनाऊंगी मैप का एक सेट। यानी मैप का अगर मैं एक सेट व्यू लेना चाहूं तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा डॉट एंट्री सेट, जिससे मैप का एक सेट वर्जन मुझे मिल जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे पेयर स्टोर्ड होंगे। उसके बाद एक एक करके वो सारे पेयर्स इस ई के अंदर आ जाएंगे और यहां बाहर की तरफ मैं लगा दूंगी अपना फॉर लूप। तो इसको एक बार कोड में लिख कर देखते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। ये फर्स्ट टाइम में एंट्री सेट देख के बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत बड़ी चीज़, बहुत मुश्किल चीज़ लग रही होगी, पर बहुत ही आसान है। सेम सिंटैक्स हर बार लिखना होता है हमें हर हैश मैप में। तो एक बार हम लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन करके उनमें दोबारा लिख देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि आइटरेट कैसे करते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं फॉर, यहां पर मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, मेरे कलेक्शन का नाम है मैप डॉट एंट्री सेट, यानी मेरे मैप का सेट वर्जन, मैप को मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया है और अब इस सेट की जो वैल्यूज होंगी उनको मैं एक एक करके ट्रवर्स करूंगी। इस सेट के अंदर मेरे पेयर्स ही हैं सारे, और इसमें टाइप क्या होगा, टाइप है मेरा मैप डॉट एंट्री, जिसके अंदर की है मेरी स्ट्रिंग टाइप की और वैल्यू है मेरी इंटीजर टाइप की। तो ये मैंने टाइप डिफाइन किया। जैसे अपने पुराने फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया था, पुराने फॉर लूप के अंदर मैंने इंट वैल्यू एंड ARR लिखा था, तो यहाँ पर है ये मेरा इंट की जगह ये टाइप है मेरे उस मेरी उस वैल्यू का जो मेरे एंट्री सेट से निकलेगी, और मेरा एरे की जगह मैंने पूरे कलेक्शन का नाम लिखा है मैप डॉट एंट्री सेट। अब इस वैल्यू की जगह मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ ई। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। तो ये पूरा का पूरा मेरे नए फॉर लूप का मैंने सिंटैक्स लिख लिया है। अब एक एक करके मुझे की वैल्यू पेयर्स को कैसे प्रिंट करवाना है। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करवाऊं ई डॉट गेट की। तो हर इस ई के लिए, इस ई के अंदर पूरा मेरा पेयर है, की भी है उसमें, वैल्यू भी है, हर इस ई के लिए मैं की प्रिंट करवा दूंगी एंड दोबारा से हर इस ई के लिए मैं कर लूंगी गेट वैल्यू, तो उससे मेरी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ
रन। तो हर बार क्या हुआ, ये था मेरा मैप जिसमें सबसे पहले मैंने की गेट की, तो मेरे लिए पहले चाइना प्रिंट हुआ, फिर 180 आया उसकी वैल्यू, फिर यूएस प्रिंट हुआ इस लाइन से, फिर उसकी वैल्यू इस लाइन से प्रिंट होगी विच इज़ 30, फिर इंडिया प्रिंट होगा इस लाइन से विच इज़ इंडिया, एंड फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ 120। तो इस तरीके से मैंने आइटरेट करके सारी मैप के अंदर जो जो वैल्यूज़ थी उनको प्रिंट करवा लिया है। इसको हल्का सा अगर मैं और विजुअलाइज करना चाहूँ तो मेरा जो मैप था, मैप के अंदर क्या था, बहुत सारी वैल्यूज़ थी। मान लीजिए पहला जो पेयर था उसमें था मेरे पास इंडिया एंड उसके साथ में 120, दूसरा जो पेयर था उसमें था मेरे पास चाइना एंड साथ में 150 या 180, तीसरा जो पेयर था मेरे पास उसमें था मेरे पास यूएस एंड साथ में 30। अब मैंने एक एक करके जो मेरा ई वेरिएबल है उसके अंदर मेरे पास क्या आया, दोनों चीज़ें आई, मेरे पास इंडिया भी आया एंड मेरे पास 120 भी आया। और जब मैंने गेट की फंक्शन को कॉल लगाया तो इंडिया प्रिंट हो गया, जब मैंने गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल लगाया तो मेरे लिए 120 प्रिंट हो गया। तो हमने दिमाग में हमने क्या किया, हमने अपने मैप को एक सेट में कन्वर्ट किया, फिर उसकी एक एक वैल्यू को निकाला, एक एक वैल्यू के अंदर मतलब इस ई के अंदर पूरा पेयर है, ये पूरा का पूरा पेयर है, उसके बाद फंक्शन लगा दिया विच इज़ गेट की जिससे की आ जाएगी, गेट वैल्यू जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है आइटरेशन का तरीका हमारे हैश मैप के अंदर। इसके अलावा एक और छोटा सा तरीका होता है जिसमें हम सिर्फ कीज़ निकालते हैं। अब हमें तो ये वाला तरीका याद करना है, इसको मैं एडवाइस करूंगी, बाकी देखने के लिए हम दूसरा तरीका भी देख सकते हैं जिसमें हम एक सेट बनाते हैं फॉर द कीज़। तो स्ट्रिंग का मैंने एक सेट बनाया जिसको मैं नाम दूंगी कीज़, इसके अंदर मैं सारी कीज़ स्टोर करने वाली हूँ। और सारी कीज़ आएंगी कैसी, एक फंक्शन होता है मैप के अंदर विच इज़ की सेट, कीज़ का मैंने सेट बना लिया। ये तो था सारी एंट्रीज का सेट बना लिया, यानी की वैल्यू पेयर दोनों का, यहाँ पे सिर्फ कीज़ का मैंने सेट बनाया। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको बाद एक फॉर लूप चला दूंगी, स्ट्रिंग की इन कीज़, यानी सारी की सारी जो कीज़ हैं एक एक करके उनके ऊपर आइटरेट करूँगी और फिर प्रिंट करवा दूंगी की प्लस हमारा मैप डॉट गेट की का नाम। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे की डायरेक्टली की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ की के करस्पॉन्डिंग जो भी पेयर के अंदर वैल्यू थी मैप के अंदर स्टोर्ड वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आइटरेट करके हम कुछ ऐसे भी अपने मैप के सारे पेयर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ये होता है सेकंड तरीका की सेट के थ्रू, ये होता है फर्स्ट तरीका एंट्री सेट के थ्रू। अब एक लास्ट छोटी सी चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि मैप के अंदर किसी वैल्यू को, किसी पेयर को मुझे रिमूव कैसे करना है। तो किसी भी पेयर को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, इतने पार्ट को कर लेते हैं कॉमेंट आउट। अब मान लीजिए मुझे चाइना वाला जो पेयर है वो पूरा रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगी मैप डॉट रिमूव और उसके अंदर की पास कर दूंगी जिसको भी मुझे रिमूव करना है, तो उसकी की और वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएंगी। एंड रिमूव करने के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ अपने मैप को तो इसको करते हैं रन। शुरुआत में मेरा मैप कुछ ऐसा था, इसके बाद मैंने चाइना वाले की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दिया इस लाइन के थ्रू एंड फिर मैप में क्या रह गया, सिर्फ यूएस एंड इंडिया। तो इस तरीके से हम की को अगर डालकर रिमूव फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी हमारी पूरी डिलीट हो जाएगी, तो पूरी एंट्री हमारे मैप से गायब होने वाली है। तो हमने क्रिएशन डिस्कस कर लिया है, हमने सर्च डिस्कस कर लिया है, आइटरेशन डिस्कस कर लिया है एंड रिमूवल डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे हैश मैप हैश सेट का थ्रू टेबल्स या हैशिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। उसके बाद बहुत सारे सवालों को हम डिस्कस कर रहे होंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने कर ली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अल्फा, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा जावा कवर कर रहे होंगे। उसमें हमारे कुछ लाइव सेशंस होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एंड काफी सारी चीजों को प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कंप्लीट जो पैकेज होता है उस चीज को हम कवर कर रहे होंगे, तो उसको भी जाकर हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।